हेलो जी, क्या नाम है आप सबके? वंशिका। वंशिका। आपका? वर्षा। वर्षा। आपका? सपना। एंड आपका? अनन्या। अनन्या। और भाई आप दोनों? दीपांशु। हिमांशु। तो भाई कैसे हो सारे? फाउंडेशन में हो तुम अभी, मतलब ये इंटर में फाउंडेशन में हो, अभी स्टार्ट किया तुमने? तो सब 12th करके आ रहे हो या कोई और किसी और बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं? 12th से हो सारे। और जनरली क्या स्ट्रीम है थी तुम सबके पास? कॉमर्स वाले हो सारे। नाइस। तो भाई क्या मोटिवेशन है तुम्हारा CACT करने का? CS क्यों बनना चाहते हो? किसी के पास कोई बढ़िया सा जवाब? हाँ भाई, द बॉयज़ बताओ, किसने सजेस्ट किया आप लोगों को CACT करने को? फ्रेंड्स वगैरह ने? सर ने? कौन से सर ने? ट्यूशन वाले सर ने? तो आपको सजेस्ट तो कर दिया, आपको लगता है आप लोग कर लोगे CACT? ऑफ कोर्स। नाइस, यही एटीट्यूड चाहिए। तो साथ में कुछ और भी कर रहे हो आप लोग? ग्रेजुएशन वगैरह कुछ ओपन वगैरह से करनी है अभी? तो वो CVT वगैरह दोगे तुम लोग? नहीं। आप लोग? अच्छा, यही इसी नाव में सवार हो तुम लोग। नाइस, ठीक है भाई। तो CACT की इससे पहले कौन से सब्जेक्ट की क्लास हुई है CACT में तुम्हारी? लॉ और इकोनॉमिक्स। तो कैसा लगा लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़ के? अच्छा लगा। हम करने वाले हैं आज बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है? मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन कराऊंगा एंड करंट अफेयर्स। तो पहले बिजनेस कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे हम। तो कॉमर्स से हो ना आप सारे, आप लोग कह रहे थे? ठीक है, नाइस। फिर तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। बिजनेस कम्युनिकेशन वर्ड का मतलब बता सकता है कोई मेरे को कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? कभी सुना है वर्ड या फिर कोई आइडिया किस बारे में है, क्या है? देखो, पहले मैं इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू देता हूँ तुमको। ये सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक्स तुमने पहले भी पढ़ी होगी और लॉ कह रहे थे तुम, लॉ की क्लास हुई थी, तो लॉ में भी चलो तुम्हें कुछ आइडिया लग गया होगा लॉ किस बारे में होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आप सब लोग इमेजिन करो कि भाई तुम सब CS बन चुके हो और अब तुम किसी बहुत ही बढ़िया कंपनी में जॉब कर रहे हो। जॉब नहीं कर रहे, फ्रीलांस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम कुछ तो करोगे। तो अब तुमको बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल से डील करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, ठीक है? कंपनी में बड़े बड़े लोग, कंपनीज के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स तुमसे बात करने आएंगे, 10 चीज़ें होंगी। तो उस टाइम पे आपको लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे हम एटिकेट्स नहीं सीखने वाले कि एटिकेट्स क्या होते हैं बात करने के, वो चीज़ नहीं। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जैसे कि एक क्रिकेट टीम होती है। क्रिकेट फॉलो करते हो आप लोग? थोड़ा बहुत देखते हो क्रिकेट? थोड़ा बहुत तो देखते हो कि सुना तो होगा क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट में जैसे 11 प्लेयर्स होते हैं। अब इंडिया की क्रिकेट टीम है जिसमें क्रिकेटर्स होते हैं, जैसे विराट कोहली का नाम सुना होगा आप सबने, है ना? और कोई क्रिकेटर का नाम बताओ जो सुना हो। रोहित शर्मा। अब ये MS धोनी। अब भाई ये सारे इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, ठीक है? सबकी तितनी फैन फॉलोइंग है। अब सारे एक टीम में है। अब इतने बड़े बड़े अगर क्रिकेटर्स होंगे तो उनके अंदर ईगो भी होगी बहुत ज़्यादा, जेलसी भी होगी एक दूसरे को लेके, 10 चीज़ें होंगी। तो ऐसे इन्वायरमेंट में भी सबको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी है भाई, टीम के लिए तो खेल रहे हैं इंडिया के लिए। अब यहाँ पे सारे सड़के तो बैठ नहीं सकते। तो अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन खराब हुआ, उनमें जेलसी आ गई, उनमें कुछ भी XYZ रीज़न हुआ, तो उनकी परफॉर्मेंस खराब होगी। तो ये जो क्रिकेटर्स होते हैं, इनकी टीम्स होती हैं, मतलब इनके कोचेस होते हैं जो इनको स्पेशल ट्रेनिंग सिर्फ कम्युनिकेशन की देते हैं कि तुम्हें आपसी में एकता कैसे जनरेट करनी है, टीम स्पिरिट कैसे जनरेट करनी है, क्योंकि रिजल्ट का प्रोड्यूस होगा जब तुम एज अ टीम वर्क करोगे। अब जो तुम जिस करियर में हो, उस करियर में क्या कहते हैं, तुम्हें कॉर्पोरेट हाउसेस से डील करना पड़ेगा, बड़े बड़े बिजनेस प्रोफेशनल से डील करना पड़ेगा। तो आपकी कम्युनिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओ, ठीक है? आप कभी देखना कि फॉर एग्जांपल किसी जॉब के लिए 2 कैंडिडेट्स आते हैं। एक कैंडिडेट की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, स्पीकिंग बहुत बढ़िया है, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कम है,
और दूसरा कैंडिडेट उल्टा है, उसकी क्वालिफिकेशन बहुत टॉप नॉच है बट उसकी पर्सनैलिटी और स्पीकिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो कंपनीज हमेशा फर्स्ट कैंडिडेट को चूज़ करती है कि जो बंदा कम्युनिकेशन, स्पीकिंग स्किल्स, पर्सनैलिटी जिसकी अच्छी है उसको आधी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, आईएएस भी जो बच्चे बनना चाहते हैं तो पहले वो रिटन एग्जाम देते हैं। ठीक है, मोस्टली जो बच्चे रिटन एग्जाम में पास हो जाते हैं उसमें से काफ़ी सारे इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन टेस्ट होती है, आपका बातचीत करने का तरीका, क्योंकि आप आईएएस बनोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े लोगों से बात करनी होगी, तो आप वहाँ पे किस सिचुएशन में कैसे आंसर करोगे, कोई मीडिया का बंदा आपसे सवाल पूछ ले आप उसको कैसे काउंटर करोगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर कवर होते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेटर किया जा सकता है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपका नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मार्क्स वार्क्स के लिए, और ये आपका पर्सनल लाइफ में बहुत आपको हेल्प करेगा। तो इसको दोनों पर्सपेक्टिव से करेंगे। ठीक है, इस वाले पोर्शन में से ये जो हमने पीडीएफ खोल रखा है इसमें आपका एक पोर्शन कम्युनिकेशन का है, एक लॉजिकल रीजनिंग वाला है एंड एक इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। आपका इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट की क्लास हुई थी इससे पहले जो आप कह रहे थे? अच्छा ठीक है, तो एक ही क्लास हुई अभी आपकी। तो भाई देखो इसमें ना 4 लेसन है, मतलब 4 चैप्टर्स है बेसिकली। पहला है एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। कितने बच्चे यहाँ पे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है? किसी की नहीं है? बहुत अच्छी। ठीक है, ठीक है। ग्रामर वगैरह एकदम परफेक्ट है आप लोगों की, ग्रामर, टेंसेस, उसमें स्ट्रगल होगा 100%, होता ही है। तो पहला इस बारे में है, इसके अंदर इंग्लिश ज़्यादा घुसेड़ी हुई है इन्होंने, जो चैप्टर 1 है ना आपका एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, और 2, 3, 4 से इन्होंने थोड़ी सी मुद्दे की बातें करी हुई हैं, मतलब थोड़ी सी इंग्लिश से अलग कुछ बातें कर रखी है। तो इसके टॉपिक सही हैं सारे कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, नाउन्स, काइंड ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स, टेंसेस। ठीक है, एक तरीके से इंग्लिश की क्लास में जो सब होता है वो सब है इसमें। ठीक है, एंड उसके अलावा है वोकैबुलरी। तो इसके अंदर तो सारा कुछ इंग्लिश बेस्ड है। सेकंड चैप्टर से आपका, जैसे आपने क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी थी, कुछ उससे सिमिलर टॉपिक्स जो हैं वो चैप्टर 2 से शुरू हो रहे हैं। तो हम सीधा चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं जंप मार के। ठीक है, चैप्टर 1 हम बाद में करेंगे, सेकंड चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 1। ठीक है, कुछ लॉजिकल रीजंस है उसके पीछे, तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा। तो पहले हम सीधा जंप मार के चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के मन में कोई सवाल है फिलहाल इतने में से तो कुछ पूछ सकते हो आप लोग। मेरी क्लास में तुमको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो मन में है बोल सकते हो बिना शर्माए, बिना किसी हेजिटेशन के। बाकी तुम्हारे पेपर का पैटर्न पता है कैसे आता है, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है? एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कंप्यूटर के सामने बैठ के देना होगा आपको, और कितने मार्क्स का होता है टोटल? 200। और पासिंग कितने होते हैं उसमें? 100 नंबर। तो रेयरली ऐसा होता है कि कोई बच्चा फाउंडेशन क्लियर ना करे, फाउंडेशन में हमेशा 100% रिजल्ट आता है। श्योर। आप लोग बना के आंसर्स लिख लेते हो अपनी लैंग्वेज में? वही करते हो? तो वो फॉर्मूला तुम्हारा मतलब वर्क कर जाता है ना? हाँ। बढ़िया, ठीक है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा यही काम करना होगा आपको। अब हम यहाँ लेसन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन से। तो जैसे तुमने 12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी थी, तो बिजनेस स्टडीज़ में जैसे एक चैप्टर था मैनेजमेंट का, उसमें उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये सब था। तो तुमने क्या किया होगा कि उसके अगर 6 फीचर है तो तुमने फीचर की मेन लाइन याद करी होगी, अंदर का खुद बना के लिख के आए होगे, या याद XYZ, बट जनरली खुद ही बना के लिखते हैं। सेम इसमें है, इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, उनके मेन हेडिंग्स होंगे, उसके अंदर कुछ ज्ञान बकवास वगैरह लिखी होगी, तुम्हें खुद बना के आनी होगी पेपर में। ठीक है, तो वो हम लिख के नहीं करेंगे, वो आप खुद से करना। तो ठीक है भाई, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। ठीक है, अगर आप नोटबुक लाए हो तो हेडिंग डाल दो, मतलब लिख लो पहले चैप्टर नंबर 2 कम्युनिकेशन और टॉपिक नंबर 1 कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस।
सिर्फ ये हेडिंग डालनी है आपको, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस। इसके बाद क्या लिखना है वो मैं बता दूंगा। तो आप चैप्टर 2 का नाम है कम्युनिकेशन एंड टॉपिक नंबर 1 कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस, इतना लिख लो। ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन 2 तरीके की होती है, एक होती है 1 वे और एक 2 वे। कोई इस बात का मतलब बता सकता है क्या है 1 वे एंड 2 वे? वन वे जो आप सामने से खुद से ही बोले जा रहे हो, सामने वाले को सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों का इंटरेक्शन। हाँ, दो लोगों तो का- 1 वे का कोई एग्जांपल दो कि कहाँ पे देखी जाती है 1 वे कम्युनिकेशन? यूट्यूब वीडियोस, परफेक्ट। यूट्यूब में सामने वाला बोली जा रहा है, हम कुछ कह ही नहीं सकते। और ठीक है। कभी-कभी स्ट्रिक्ट टीचर होते तो वो सामने स्ट्रिक्ट से पढ़ा टीचर, देते हैं। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि तुम कुछ मत बोलो, जो हमने कह दिया वही है। ठीक है। या फिर आर्मी में, पुलिस में हो सकता है कि उनके सीनियर्स ने ऑर्डर दिया तो चुपचाप फॉलो करो। तो 1 वे कम्युनिकेशन होती है जब एक ही इंसान बोली जा रहा है। 2 वे होता है जहाँ पे दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन दे रखी है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू दी वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। तो ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दे रखी है। आप चाहो तो इसको सेम टू सेम लिख के रट्टा मार सकते हो। अगर आप में से किसी को लगता है कि आप इतने सक्षम हो कि आप ऐसी डेफिनेशन खुद क्रिएट कर सकते हो तो आप मत लिखो। बट अगर आपको रेफरेंस लेना है थोड़ा सा प्रोफेशनली कि कैसे लिख के आना, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये एकदम एक्यूरेट और सिंपल डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस होते हैं थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड। यानी कि कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? जब कोई बंदा मैसेज सेंड कर रहा है और कोई रिसीव कर रहा है। मान लो मैं कमरे में अकेला बैठा और मैं दीवार से बातें कर रहा हूँ, ठीक है, कि आज मेरा दिन ऐसा था, आज मेरे को ऐसा लग रहा है। तो क्या ये कम्युनिकेशन है? नहीं है, क्योंकि सेंडर है बट रिसीवर नहीं है। दीवारों के कान नहीं होते, ठीक है, वो कहने की बातें हैं। तो अगर कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए एटलीस्ट 2 लोगों की फिजिकल या फिर वर्चुअल प्रेजेंस होनी जरूरी है। एंड दूसरा, कम्युनिकेशन वर्बल यानी कि बोल के भी की जा सकती है, नॉन वर्बल बिना बोले भी की जा सकती है, इशारों में भी कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। जैसे कि पुलिस वाले ने सीटी मार के ट्रैफिक को बोला और ट्रैफिक चलना शुरू हो गया, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है। या फिर नॉन वर्बल आप लोग भी करते होगे इशारों में बातें, दैट इज, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन इज अ 2 वे मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस, आइडियाज। बेसिकली आप कम्युनिकेशन में एक्सचेंज क्या करते हो? अपने थॉट्स, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि यार एंजाइटी हो रही है, भूख लग रही है, बोरियत हो रही है, तो वो क्या आप अपने थॉट्स शेयर कर रहे हो। ओपिनियंस, कि आपने कोई मूवी देखी, आपने कुछ किया, आप अपना ओपिनियन यार ये एक्टर ऐसा है, यार ये ऐसा है, अब ये समझ नहीं आता, वो सारी। ठीक है। आइडियाज़, कि आपको कोई आइडिया आ रहा है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप किसी से डिस्कस कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन के अंदर आप ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है। और कम्युनिकेशन आप क्यों करते हो? ताकि आपका एक मैसेज क्लियर हो जाए, या आपकी बॉन्डिंग क्रिएट हो किसी से, या आप किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो ये सारी फालतू बातें, इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बातें समझने के लिए। बट इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी डेफिनेशन से ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपको 4 डेफिनेशन दे देंगे कम्युनिकेशन की और कहेंगे कि इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सी है। ठीक है। तो अगर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी होती है तो ऐसी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन मिल जाएगी तुम्हें आंसर में, और 3 ऑडिटेड ही होंगी। या फिर अगर उन्हें पेपर डिफिकल्ट करना होगा तो चारों एक यूनिक सी डेफिनेशंस दे देंगे और आपको दिमाग से फिगर आउट करना पड़ेगा कि परफेक्ट कौन सी है। बट ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। ठीक है। और आई गेस आएगा भी नहीं, बट ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, इस एग्जाम में। कम्युनिकेशन का मतलब तुम्हें क्लियर होगा। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी हुई है 5 लोगों के द्वारा। एक आदमी है जो यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूमैन एंड समर, इन्होंने एक डेफिनेशन दे रखी है। एक ब्राउन भाई ने दे रखी है, एक एलन लुइस ने दे रखी है, ठीक है, एक ऑडवे टी ने दे रखी है और एक एमटी इसने दे रखी है। तो 5 लोगों ने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दे रखी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू लेट्स से न्यूमैन एंड समर, या अकॉर्डिंग टू लेल एंड ब्राउन, अकॉर्डिंग टू एलन लुइस, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो क्या अब आपको इसमें सबकी सारी डेफिनेशन याद करनी पड़ेंगी? नहीं, आप इसमें सबके कीवर्ड्स याद कर सकते हो कि आपको ये 2-3 वर्ड जिसमें दिख जाए तो आपने उससे पहचान बना ली कि ये डेफिनेशन उसकी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमैन एंड समर ने क्या डेफिनेशन दी है कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। अब आप बाकी की सारी डेफिनेशंस देख लो, कहीं पे भी एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स वर्ड नहीं दिखेगा आपको। तो आपको अगर किसी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स दिख जाए, तो आप समझ जाना कि ये न्यूमैन एंड समर की है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है?
50-50 है, उससे भी कम बोलूँगा मैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, ये तो कॉन्सेप्ट की बातें चल रही है सारी। बाकी डिस्कस कर लेते हैं सबने क्या क्या डेफिनेशन बोली है। न्यूमैन एंड समर ने बोली कि भाई कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय 2 or more पर्सन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज इंटरकोर्स थ्रू वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल, मैसेज एज अ वे थ्रू विच द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। तो इस डेफिनेशन में कुछ आपको पूछने लायक लग रहा है, कुछ ऐसी बात जो अलग सी हो? वही नॉर्मल सी बातें हैं सारी। ब्राउन भाई ने बोला है कि भाई कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड कोर्स ऑफ एक्शन। सेम डेफिनेशन है इसकी ऊपर वाले से, बस इसने वर्ड चेंज कर दिए। इसने 2 वर्ड फेंक दिए, एक ट्रांसमिशन और एक इंटरचेंज। ट्रांसमिशन का मतलब होता है 2 चीज़ों में कनेक्शन क्रिएट करना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो मशीनें हो। ठीक है, एंड इंटरचेंज का मतलब होता है वही जो कम्युनिकेशन में आप अपनी बात इधर बोलोगे वो उधर बोलेगा, इंटरचेंज हो रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तीसरी है भाई एलन ल्यूइस की कि कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स वन पर्सन डज when he wants to create understanding in mind of other. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. तो इसने भी लगभग सिमिलर ही बात बोली है। इसने कहा जब एक आदमी दूसरे इंसान के माइंड में कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है तो उससे कम्युनिकेशन करता है। अंडरस्टैंडिंग कैसी भी हो सकती है, दोस्ती यारी की, रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर कोई टीचर स्टूडेंट की, कोई भी रिलेशनशिप में अगर एक आदमी दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता है तो वो कम्युनिकेशन है। इसके अंदर वही होता है टेलिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। तो इतने में बताओ आपको कुछ लग रहा है, कुछ मुश्किल, कुछ चैलेंजिंग, कोई ऐसी बात? ये सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ये पेपर में आने के बहुत कम चांसेस हैं और ये मैं जनरली इग्नोर करवाता हूँ पेज, बट मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं आज इसे। इसके बाद एक और भाई हैं ऑडवे टी, ये कह रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन इज़ अ कंपोजिट इन्फॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव्ड आउट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस and these certain attitudes, knowledge and skills change, carving them with the alterations of behavior, of listening, effort. अगेन सिमिलर बातें कर रहे हैं भी सारी। ये कह रहे हैं कि भाई कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, कंपोजिट इन्फॉर्मेशन इज गिवन एंड रिसीव्ड आउट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। यानी कि आपने जो भी सीखा वीखा है लाइफ में, उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन को जब आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप वर्बली कर सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो तो वो भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, एंड बाकी वही बात है कि आप कम्युनिकेशन से नॉलेज, स्किल्स, ये सब आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये सारी डेफिनेशन अंग्रेजों की क्यों दे रखी है, इंडियंस की कोई डेफिनेशन क्यों नहीं है यहाँ पे? किसी को कोई आइडिया ऐसा क्यों? ये जो कम्युनिकेशन वगैरह है ना, ये बाहर की स्टडीज़ है, MBA, ठीक है, एंड CS बेस्ड स्टडीज, ये सारी बाहर बनाई गई थी, ये इंडिया की पढ़ाई नहीं है। इंडिया में तो भाई गुरुकुल सिस्टम होता था जहाँ पे जाके वेद ग्रंथों का ज्ञान मिलता था। तो ये पढ़ाइयाँ बाहर के लोगों ने डेवलप की हैं, ये कुछ वो दिग्गज हैं जिन्होंने इन पे रिसर्चेस करी। ठीक है, बाहर के स्कॉलर्स हैं एंड इनके रिसर्च पेपर के बेसिस पे इनकी डेफिनेशंस यहाँ पे उठा के चेप दी। अगर आप MBA करने जाओगे या आप बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में जाओगे तो सारे नाम आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे क्योंकि ये ऐसे ऐसे स्कॉलर्स हैं बाहर के। एनीवेज, तो इनकी बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। ठीक है, कुछ हमने डिस्कस करी हैं, बाकी की हमें डिस्कस करने की नीड नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें पेपर में नहीं आती, बट आपको सारी एक बार रीड करनी है अच्छे से। ठीक है, आपको मतलब सबका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अभी आप कौन से अटेम्प्ट के लिए आए हो सारे? कब दोगे एग्ज़ाम? नवंबर में। तो अभी अपने पास बहुत टाइम है। आप जुलाई वाले हो तो अभी अपने पास बहुत टाइम है भाई। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा जब चैप्टर ख़त्म होगा तब हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा भी मूव ऑन करते हैं इससे। ठीक है, बट एक कम्युनिकेशन की डेफिनेशन याद जरूर कर लेना, कोई भी इनमें से एक याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप हेडिंग डाल लो अपनी नोटबुक में, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है?
अब इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे, अब हमको डिस्कस करने से पहले हम पॉइंट डिस्कस करें। आप लोग बताइए एक एक पॉइंट सारे, कुछ भी, कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है कम्युनिकेशन ज़रूरी। ताकि अंडरस्टैंडिंग सही रहे हमारी, मतलब कोई ऐसे ना आप इसको पॉइंट क्रिएट करके बोलो, जैसे कि आपने जो बोले इससे हो सकता है कि टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग, है ना, ऐसे पॉइंट्स क्रिएट करो। इंटरैक्ट विद ईच अदर, सही है। और so that work can be done without any difficulty. वर्क कैन बी डन विदाउट डिफिकल्टी, ठीक है। और कुछ, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन, हाँ। और कुछ एक आध और पॉइंट कोई, चलो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वाइटल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपकी कम्युनिकेशन बढ़िया है तो आपकी मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट बनेगी। एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम पैसों में या कम रिसोर्सेज के साथ बढ़िया तरीके से काम कर पाएगी, क्योंकि आपके रिसोर्सेज तब वेस्ट होते हैं जब आपकी कम्युनिकेशन पुअर होती है। अब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, आपने उसको कम्युनिकेट करके ढंग से ट्रेन नहीं कर रखा, तो वो वेस्टेज करेगा मटेरियल की, या 10 जगह आपकी वेस्टेज क्रिएट होगी। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब है आपकी मैनेजमेंट जो होती है वो बजट फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव बनती है उससे, ठीक है। आपके इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, क्योंकि आप अगर एक कंपनी चला रहे हो तो आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, है ना, तभी तो आपका सामान बिकेगा मार्केट में। आपको डिस्ट्रीब्यूटर से, सप्लायर से, सबसे बातचीत करके रखनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगा जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसके पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस के। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट दे रखा है बेस फॉर एक्शन, जिसमें लिखा है कि कम्युनिकेशन एक्ट्स एज अ बेस फॉर एनी एक्शन, स्टार्टिंग ऑफ एनी एक्टिविटी बिगिंस विद कम्युनिकेशन विच ब्रिंग्स इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू बिगिन विद। इस बात का क्या मतलब है बेस फॉर एक्शन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मान लीजिए आप लोग किसी कंपनी का हिस्सा बन चुके हैं आफ्टर बीइंग सीए। आप पहले दिन वहाँ पे सज धज के तैयार होके जाते हो कि यस आज नौकरी लग गई, आज हम फुल पावर लाइफ जिएंगे। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले कोई सीनियर्स आएंगे जो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जी ये आपका कैबिन है, ये आपका रूम है, ये आपकी टीम है, ये आपको काम करना है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। इतने बजे से इतने बजे तक आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये टास्क कंप्लीट करना है, फिर मीटिंग होगी। तो आप कोई भी एक्शन कब लोगे जब आपको कोई आके कम्युनिकेट करे, कुछ समझाएगा। अगर आपसे कोई बात ही नहीं करेगा तो फिर वहाँ पे आप बैठे रहोगे पागलों की तरह, कुछ करोगे ही नहीं। तो पहला पॉइंट क्या है, बेस फॉर एक्शन। इट मीन्स कोई भी काम अगर आपको परफॉर्म करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। तो देयरफॉर कम्युनिकेशन इज द बेस फॉर एनी एक्शन, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, बेस फॉर एक्शन, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि आपको एक ऐसे क्वेश्चन बना के दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से 3 पॉइंट्स यहाँ से दिए होंगे और एक फालतू का पॉइंट होगा जिसका सेंस नहीं होगा, आपको उसे टिक करना पड़ेगा। या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें 3 फालतू के पॉइंट होंगे और एक इसमें से पॉइंट दिया होगा, आपको उसको टिक करना होगा। या सारे सही होंगे और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा, आपको उसको टिक करना होगा। तो इसमें से ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो इसके अंदर की जो बातें हैं वो इतनी मैटर नहीं करती, आपको हेडिंग याद होनी चाहिए, पहली बात। तो पहला पॉइंट क्लियर है, बेस फॉर एक्शन का क्या मतलब है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिख लेना, प्लानिंग बिकम्स ईजी। ये तुम में से कोई समझाओ मेरे को इस पॉइंट का मतलब, प्लानिंग बिकम्स ईजी। जब हम सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट मतलब बातचीत करते हैं तो प्लानिंग करना इजी हो जाती है, क्योंकि उसके भी थॉट्स हम अपने उसमें लेते हैं और हमारे भी थॉट्स वो समझता है। कोई आप एग्जांपल दे सकते हो इससे क्रिएट करके रियल लाइफ में कि भाई हमने ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन किया तो हमारी ये प्लानिंग ईजी हो गई। स्टूडेंट एंड टीचर, लाइक स्टूडेंट ने टीचर को अपनी प्रॉब्लम बताई कि लाइक मेरे जो शेड्यूल में बहुत ज़्यादा बिजी, मतलब होता है ना कि लाइक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बिजी है इसमें, तो टीचर उसको वो बोल देता है कि नहीं आप इस टाइम पे पढ़ सकते हो, आप मॉर्निंग के टाइम पे पढ़ सकते हो, अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपने प्लानिंग चैप्टर पढ़ा था 12th में। प्लानिंग के कुछ वो होते हैं, प्लानिंग में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि क्या क्या होता था प्लानिंग में कि आपने एक प्लान डेवलप किया, फिर उसको इवैल्यूएट, जिसका प्रोसेस था प्लानिंग का कि डेवलपमेंट है ना, फिर इवैल्यूएटिंग, फिर सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, फॉलो अप एक्शन, ये सब उसका प्रोसेस होता था। तो पूरा प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो इजी तब हो जाएगा जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होगी। कैसे होगी, पहले हम इनके
हिसाब से समझते हैं बात को टेक्निकल वे में, कि आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका पूरा डेटा आपके पास अच्छे से अवेलेबल है, क्योंकि आपने प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ सारा डेटा स्टोर कर रखा है, ठीक है। दूसरा, आपने कम्युनिकेट करके सबको सबकी रोल क्लैरिटी, जॉब क्लैरिटी, काम क्या है, पर्पस क्या है, सब कुछ अच्छे से समझा रखा है। तो जब टास्क परफॉर्म करने की बारी आएगी तो सारे डिसीजंस क्विकली लिए जाएंगे, क्योंकि सब चीज़ों की क्लैरिटी ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। कि आपको कोई टास्क देना है किसी टीम को, तो टीम में सबको पता है हमारे क्या रोल है, हमारा क्या काम है, इसका क्या काम है, तो प्लानिंग का जो आपका फंक्शन है वो बहुत क्विकली परफॉर्म होगा। बाकी अगर हम इससे हटके बात करें तो जैसे इसने एग्जांपल दिया था, बिल्कुल सही बात है कि फॉर एग्जांपल एक टीचर और एक स्टूडेंट है, अगर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है और टीचर को स्टूडेंट के बारे में अच्छे से पता है, उसका माइंडसेट, उसके वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग, तभी तो वो उसके साथ एक प्लान क्रिएट कर पाएगा बैठ के, है ना। अगर उसको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर वो कैसे एक अच्छा प्लान क्रिएट कर पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे, ठीक है। तो यही सेकंड पॉइंट है कि प्लानिंग बिकम्स इजी ड्यू टू कम्युनिकेशन। तीसरा पॉइंट है, अब थर्ड पॉइंट लिख लो, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब होता है? अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ज़ोमैटो कंपनी है, ठीक है। ज़ोमैटो के कितने डिलीवरी वाले होंगे, अगर आप ऑल ओवर इंडिया हिसाब लगा लो तो पता नहीं कितने होंगे। कितने लोग उनके कंपनी में एज अ कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स काम कर रहे होंगे, तो उनकी पता नहीं कितने हज़ार लोगों की टीम होगी। अगर उन्होंने अच्छी कम्युनिकेशन के साथ सबका डेटा कलेक्ट कर रखा होगा, ठीक है, तो उनके लिए प्लानिंग इजी हो जाएगी, क्योंकि उनको अवेयरनेस रहेगी कि हमारे पास कितने लोग डिपार्टमेंट में हैं, कितने राइडर्स हैं, कितने क्या हैं, कितने कैसे हैं। तो वो एक प्लान क्रिएट कर सकते हैं फ्यूचर का ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ईजी हो जाती है इससे। तो ये बात भी वहाँ पे मेंशन थी। थर्ड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब आप सबको पता होगा। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है, बताइए। कोऑर्डिनेशन जैसे बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होना चाहिए कि अच्छा काम हो सके। भाई तो कोऑर्डिनेशन ही तो पूछ रहा हूँ, आपने बोल दिया कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। बॉन्डिंग एग्जैक्टली, कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है वो आपकी कोऑर्डिनेशन होती है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो ऑब्वियसली बात है बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अगर आप सारे लोग अपने यहाँ पे 6 लोग बैठे हो, अगर आप सारे एक दूसरे से बात कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। आप अपने आप को फ्रेंड्स कह लो, कोलीग्स कह लो, कुछ भी कह लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। कब? जब आप कम्युनिकेट करोगे। और कोऑर्डिनेशन का फ़ायदा कहाँ पे होता है? कोऑर्डिनेशन का फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक बंदे से काम नहीं हो रहा तो दूसरा उसको सपोर्ट कर देगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई गाड़ियों की कंपनी है, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी का एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जो गाड़ियाँ बनाता है, एक उनका सेल्स डिपार्टमेंट होगा जो उन गाड़ियों को बेचता है। तो कस्टमर के साथ कौन डीलिंग कर रहा है? सेल्स डिपार्टमेंट। तो उन्हें कस्टमर से फीडबैक भी मिलता होगा कि यार तुम्हारी गाड़ी में फलानी चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ये इम्प्रूव करो, XYZ। तो वो सारा इनपुट सेल्स टीम प्लानिंग डिपार्टमेंट को दे सकती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे सकती है कि भाई कस्टमर्स जो है उनकी ये कंप्लेंट्स है प्रोडक्शन को लेके, तुम इस चीज़ को बेटर करो, इससे हम और गाड़ी बेच पाएंगे। बट ऐसी कम्युनिकेशन उनके बीच में कब हो पाएगी? जब उनमें कोऑर्डिनेशन हो अच्छी। अदरवाइज कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि प्रोडक्शन वाले बोले भाई तुमसे बेची नहीं जा रही, तुम अपनी बात हम पे मत डालो, है ना। तो कन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन अगर होगी तो भाई तभी होगी जब आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छी, और इससे कंपनीज को बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वही वाली बात है कि लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ऐसे, ठीक है, और एज अ टीम स्पिरिट बढ़ जाती है कंपनी के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है आपका, एड्स इन डिसीजन मेकिंग। एड्स इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब बताओ भाई, कोई क्या मतलब हो सकता है इसका? एड्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मदद करती है कम्युनिकेशन। कैसे करती है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन एड्स इन डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स एक्सेस टू द वाइटल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू टेक डिसीजंस। क्या मतलब हुआ? जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई वो डिसीजन
डिसीजन मेकिंग, जैसे कि कोई डिसीजन लेना है एम्प्लॉय से, तो पहले उनसे वो कम्युनिकेट करना कि उनकी क्या क्या मतलब राय है। अब देखिए, हाँ, डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। एग्जैक्टली। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने एक डिसीजन लेना है, एम इंस्टीट्यूट को एक डिसीजन लेना है कि जितने भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं इनकी क्लास अगले 20 दिनों के लिए ऑनलाइन कर दी जाए। फॉर एग्जांपल घर बैठ के क्लास लो, ठीक है। हमने ये डिसीजन लेना है कि भाई सबकी क्लास जो है वो अगले 20 दिन के लिए ऑनलाइन कर दो, क्योंकि कोविड आ गया, जो भी XYZ कुछ भी रीज़न है। तो अगर हमें आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आपसे किसी की कम्युनिकेशन नहीं हो रखी, तो हमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हम सोचेंगे यार पता नहीं बच्चे कैसे रिएक्ट करें, कहीं बच्चे रिबेल करें तो, कहीं बच्चों को गुस्सा आ जाए तो, कोई बच्चे छोड़ के चले जाए तो हमारे मन में 10 सवाल उठेंगे। बट अगर हमारी आपसे कम्युनिकेशन अच्छी है, हमें आपके सारे बिहेवियर, एटीट्यूड, थिंकिंग के बारे में पता है, तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाएगी। हम कहेंगे कि यार मतलब या तो हम डिसीजन येस में लेंगे या नो में लेंगे, बट हमारा डिसीजन क्विक हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में पता है। तो जैसे कि कंपनीज होती है, कंपनीज को ना, अब आप अगर किसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय जाते हो तो वहाँ पे आपको एक वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा, आप उसमें अपने आप को सेटल इन करोगे। बट कुछ टाइम बाद ना कंपनी अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में चेंजेस करती है, ठीक है, 10 प्रकार के। तो वो चेंजेस एक कंपनी क्विकली तब कर पाती है जब उनको अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में आइडिया हो। अच्छा हम ये चेंज करेंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिबेल नहीं करेंगे, हम ऐसे कर देंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से कंपनीज को ईजी हो जाता है डिसीजंस लेना, अगर कम्युनिकेशन बढ़िया हो रखी है तो। अब जैसे कि तुम्हारे माँ बाप है, अपने माँ बाप का एग्जाम्पल ले लो ना। अगर आपके माँ बाप की आपसे बढ़िया बॉन्डिंग है तो वो आपके बिहाफ पे भी खुद ही डिसीजन ले लेंगे। जैसे कि आप हो फॉर एग्जांपल, क्या नाम था आपका? दीपांशु। तो जैसे हमारा दीपांशु भाई है, अब भाई मान ले तेरे और तेरे मम्मी पापा की बहुत तगड़ी बातचीत है, कम्युनिकेशन एक नंबर है। तेरे घर वाले किसी मंदिर में गए, उनको वहाँ पे एक लड़की पसंद आ गई, उन्होंने कहा ये लड़की अपने लड़के के लिए सही लग रही है, ठीक है, और क्योंकि वो तेरे से कम्युनिकेशन करके तेरे को अच्छे से जानते हैं तो कहेंगे हाँ ये लड़की तो हमारे बच्चे को भी पसंद आ जाएगी। तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग करके तेरा रिश्ता फिक्स कराएंगे और घर आके तेरे को कहेंगे ये देख ये फोटो, तेरी शादी अगले महीने इतनी दिन डेट को। तो आप भी खुश हो जाओगे, चलो ठीक है मम्मी पापा ने डिसीजन लिया, सही लिया होगा। तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी जब आपकी कम्युनिकेशन ठीक है कर करा के, ये मतलब है इस बात का। 5th पॉइंट है इसके बाद, प्रोवाइड्स अफेक्टिव लीडरशिप। इसको भी नोट कर लेना, प्रोवाइड्स अफेक्टिव लीडरशिप। एक बढ़िया लीडर तभी बन पाएगा जब वो कम्युनिकेशन अच्छे से कर पा रहे, तभी वो एक अच्छा लीडर है, ऑब्वियस सी बात है। तो फॉर एग्जांपल आप लोगों के ऊपर ही मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप सारे लोग अलग अलग कंपनीज में जाते हो फ्यूचर में और अपनी अपनी कंपनीज में टीम लीडर बन जाते हो। टीम लीडर क्या होता है कि आप जैसे CS हो तो एक कंपनी में एक CS नहीं होगा, बहुत सारे होंगे और उनकी टीम का एक लीडर होगा। तो मान लेते हैं कि आप सब अपनी अपनी CS की टीम्स के लीडर बन जाते हो। अब आप जिस टीम के लीडर बने हो तो आपकी टीम के जो वो होंगे सारे सदस्य होंगे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक तो उनका मन नहीं होगा काम करने का किसी का मन नहीं करता। वो बेचारे डेली रोज अपनी नींद त्याग के घर से उठ के बस्ता उठा के सड़ के ऐसे किसी तरीके से ट्रैवल करके गुड़गांव पहुंचेंगे धक्के धुक्के खा के। उसके बाद वहाँ पे पहुँच के वो इंस्टाग्राम पे देखेंगे यार दुनिया ऐश कर रही है, हम यहाँ बेंच के आगे बैठे। तो उनका मोटिवेशन नहीं है काम करने का, जीरो मोटिवेशन है। और अब आपकी टीम है और उसने परफॉर्म नहीं किया तो आपको छितर पड़ेंगे ऊपर बॉसेस से, तो आपको उनसे काम निकलवाना है। तो आप कैसे निकलवाओगे? अगर आप डंडा पकड़े खड़े हो जाओगे तो वो कल्चर वहाँ पे तो वर्क कर नहीं सकता है कॉर्पोरेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कम्युनिकेशन से काम निकलवाना पड़ेगा। आपको सबको बात करके, आपको सबसे सेटिंग करके काम निकलवाना पड़ेगा कि हाँ भाई तेरी क्या दिक्कत है। वो कहेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। क्यों है भाई डिप्रेस्ड? भाई ऐसा हो गया, चल मैं तेरे को गारंटी देता हूँ ये महीना निकलने दे, मैं ये कर दूंगा तेरे लिए, जा। आप कर आके बहला फुसला के कम्युनिकेट करके तो काम निकलवाओगे। और कैसे निकलवाओगे? तो कर आके लीडरशिप भी अच्छी तभी हो पाएगी। एक लीडर अच्छा लीडर तब बन पाएगा जब वो कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे होंगे। कभी भी बेस्ट परफॉर्मर बेस्ट लीडर नहीं बनता। जिस बंदे की मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन अच्छी होती है ना, वो बेस्ट लीडर बनता है। आप कभी भी नोटिस करना, ठीक है। जैसे कि क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर सबसे, जैसे विराट कोहली सबसे बेस्ट प्लेयर है, ठीक है, बट वो कैप्टनसी में कुछ नहीं जीता। क्योंकि कैप्टनसी यानी कि लीडरशिप तब वर्क करती है जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। अब विराट कोहली इतना बड़ा प्लेयर बन गया वर्ल्ड लेवल का, तो जो उसकी टीम में नए नए खिलाड़ी आएंगे वो तो हिचकिचाएंगे उससे बात करने में कि यार ये तो विराट कोहली है, इसको तो 140 करोड़ भारतीय जानते हैं,
ठीक है, इसकी तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे बातचीत नहीं है। तो एक नया बच्चा जो टीम में आया होगा वो विराट कोहली से बात कैसे करेगा? जी सर जी हिचकिचा के बात करेगा वो, है ना। और विराट कोहली भी उसको किस हद तक ही एंटरटेन कर पाएगा, क्योंकि उसका लेवल कुछ और है। वो लड़का भी नया गांगू से उठ के सेलेक्ट लुक्ट होकर किसी तरीके से टीम में पहुंचेगा, वो भी उसको कितनी एंटरटेन करेगा। फिर जब दोनों खिलाड़ी फील्ड पे होंगे तो फिर वहाँ पे वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिखेगा कि कैप्टन को समझ नहीं आ रहा अपने प्लेयर को यूज़ कैसे करना है, इससे कब बॉल डलवानी है, इससे कैसे बैटिंग करवानी है। ठीक है, तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। परफॉर्मेंस सेकेंडरी होती है, सबसे सेकेंडरी होती है, हाउ यू कम्युनिकेट इज़ व्हाट मेक्स यू अ गुड लीडर। ये 5वां पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट है बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। मोरल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, ठीक है, एंड मोटिवेशन का मतलब होता है मोटिवेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब आप कहाँ घूम रहे हो, तो मुद्दे की बात क्या है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन अच्छा हो जाता है जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। क्या हो गया, गेट ही बंद कर दिया? यही है भाई, बैन करते थे तेरे को हर जगह से। तो क्या कहते हैं, तो आप एक चीज़ ऐसे समझो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे जा रहे हो और आप किसी स्ट्रेंजर के साथ कहीं पे जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस कब महसूस होगा? जब अपने फ्रेंड्स के साथ होगे, जस्ट फॉर अ सिंपल रीज़न कि आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके बीच में हिचकिचाहट नहीं है किसी भी प्रकार की। तो जहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छी होती है वहाँ पे मोरल यानी कि कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेवल अपने आप बढ़ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब आप स्कूल जाते थे और आपका स्कूल में एक अच्छा ग्रुप होता होगा फ्रेंड्स का, तो आपके अंदर मोटिवेशन होती होगी स्कूल जाने की, यार चाहेंगे आज ऐश मज़े मारेंगे दोस्तों के साथ। और वहीं अगर आपका कोई दोस्त नहीं होता होगा स्कूल में, तो आपकी मोटिवेशन कम होती होगी कि यार क्या करूँगा स्कूल जाके, कोई है तो होता तो है नहीं बात करने के लिए, पढ़ा के सारा दिन आ जाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा अपने आसपास के लोगों से, तो आपका मोटिवेशन और मोरल अच्छा होगा। जब कम्युनिकेशन नहीं होगा, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था आपका। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम instills confidence among subordinates and workers, ensuring change in their attitude and behavior. The main cause of conflict and dissatisfaction is misunderstanding, which can be removed through communication skills. The removal of misunderstanding makes manager and his subordinates understand each other and create good industrial relations. तो यही कह रहे हैं कि एक लीडर है, एक उसके अंडर काम करने वाली टीम है, तो इस लीडर में और इसकी टीम के अंदर ही अंदर कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है 10 प्रकार की। कोई किसी को देख के कह सकते हैं ये तो लीडर का चमचा, तभी इसको बेनिफिट मिलता है, यार ये तो ऐसे तो वैसे ऐसे वे। तो अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन होगी, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर होंगी, तो एज अ टीम बेटर काम करेंगे, उनका मोरल अच्छा हो जाएगा, मोटिवेशन अच्छी हो जाएगी, ऑल दैट थिंग्स। ठीक है, तो इससे आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको फॉर एग्जाम्पल वो ये बोल दें कि भाई आपको ना ये वाला सारा कंटेंट क्वेश्चन में लिख के दे दे और आपसे इसका मेन पॉइंट पूछ ले क्या है। जैसे कि वो बोले कि भाई अ कम्युनिकेशन स्किल ब्रिंग्स मैनेजर नियर टू सबऑर्डिनेट्स एंड एक्सचेंज है, ठीक है, नोज देयर ओपिनियन, सीक एडवाइस एंड मेक डिसीजन, दिस एनेबल्स मैनेजर टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ ए। ठीक है, और आपसे पूछेंगे एट द एंड कि विच सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन डज दिस स्टोरी डज दिस इवेंट सिग्निफाइज, कि पूरी बात से हमें कम्युनिकेशन की कौन सी सिग्निफिकेंस पता चल रही है। 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से एक ये होगा, आपको इसको टिक करना होगा। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो 100% नन ऑफ दीज नज़र आएगा, आप उसको टिक कर देना। तो ऐसे भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। ठीक है, तो हेडिंग आपके लिए याद करना कंपलसरी है, अंदर की बातें समझ में रहना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे इसमें बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो हमने 2 ही चीज़ें डिस्कस करी कि कम्युनिकेशन होती क्या है, ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशंस और इसकी सिग्निफिकेंस। और इतने पोर्शन में से क्वेश्चन आने के बहुत रेयर चांसेस हैं, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, अभी तो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इतने में से क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस है, बट आ भी सकता है। तो आप में से किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ। बाकी इस
सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका यही है कि भाई हमने ये जो डिस्कस किया है आप एक बार घर पे जाओ, इसकी रिकॉर्डिंग तो है ही, ठीक है, आपको मिल ही जाएगी। घर पे जाके आप एक बार ये सारा खुद से रीड करने की कोशिश करो। हो सकता है आपको डाउट्स आए, उसको नोट कर लो, सारे जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं किसी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, किसी बात में, वो आप अगली क्लास में पूछो, ठीक है। क्योंकि आपका जो ये CSET है ना, इसमें अब जैसे ना 11th-12th में थोड़ी सी स्पून फीडिंग चलती थी। स्पून फीडिंग का मतलब ये है कि बच्चों को एक एक बात लिखवाई जा रही है ना, एक एक बात मार्क अंडरलाइन करवाई जा रही है। इसमें थोड़ा सा ना आपको मैच्योर अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा, आपको खुद से थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वक्त थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। हमको 2-3 महीने 4 महीने में सिलेबस ख़त्म करना होता है, फिर उसके बाद रिवीजन करनी होती है। तो अगर हम इसमें बिल्कुल ही क्या कहते हैं स्पून फीडिंग वाला सिस्टम करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा तुम्हें अपनी तरफ से ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। बाकी अगर तुम्हें कोई भी चीज़ लगती है कि सिलेबस फास्ट चल रहा है, ये चीज़ ऐसे या वो चीज़ ऐसे, तो तुम कम्युनिकेट करना, वही कम्युनिकेशन, मेरे से कम्युनिकेट करना, जो भी बात है मन में मत रखना, ठीक है। तो इतना ही करेंगे। अभी इसके बाद तुम्हारी एक करंट अफेयर्स की क्लास है 2:15 पे, तो अभी तुमको ब्रेक चाहिए, घूम घाम के आना है तो आ जाओ, फिर 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को।